नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र एनडीए के अंदर भीषण टकराव शुरू हो गया है। एकनाथ शिंदे ने एनडीए गठबंधन छोड़ने की धमकी दे दी है और दुर्भाग्य यह है कि एनसीपी ने भी एनडीए गठबंधन छोड़ने की धमकी दी है। यह सब कुछ तब शुरू हुआ जब 17 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इन 17 सीटों का बंटवारा होने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 12 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया और 5 सीटों में दोनों सहयोगी दलों को देने का। ऐसे में एकनाथ शिंदे ने साफ कह दिया और एनसीपी ने भी कह दिया, अगर सीटों के बंटवारे में समानता नहीं रही तो फिर हम एनडीए गठबंधन छोड़ भी सकते हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे के पास 54 विधायक और 7 सांसद हैं और एनसीपी के पास 41 विधायक और 1 सांसद हैं। ऐसे में गठबंधन टूटता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकट में महाराष्ट्र में आ जाएगी। लेकिन अगर 12 सीटें जीत गई भाजपा, जो 100% जीतेगी क्योंकि चुनाव आयोग का ईवीएम मशीन उसके पास है, तो फिर शिंदे और एनसीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह पूर्ण बहुमत अपना प्राप्त कर लेगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इसी प्लान के तहत काम कर रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे अब गले की हड्डी बन गए हैं, लेकिन उनके 7 सांसद जो हैं वह संकट मोचन है मोदी सरकार के। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ता है और शिंदे अपने तेवर वक्त वक्त पर दिखाते रहते हैं, जिसके वजह से एकनाथ शिंदे के मंत्रियों को भारतीय जनता पार्टी के नेता पीटते भी रहते हैं, लेकिन फिर भी एकनाथ शिंदे साथ बने रहते हैं। यह दुर्भाग्य है या उनकी सौभाग्य है, यह तो वही जाने और उनका काम जाने। लेकिन अब एकनाथ शिंदे ने यह कह दिया है कि हम एनडीए छोड़ देंगे अगर आपने नहीं किया तो। उनके पास विकल्प क्या है यह वक्त बताएगा। फिलहाल तो कोई विकल्प नजर नहीं आता। लेकिन एनसीपी जो शरद पवार से अलग होकर के एनसीपी चली गई थी, वह एनसीपी अजीत पवार के जाने के बाद उसको संभालने वाला कोई नहीं है। सुनेत्रा पवार भले कमान संभाल रखे हैं, विधायक दल की नेता बन गई हैं, डिप्टी सीएम बन गई हैं, लेकिन पार्टी चलाने का एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपना हाथ पांव मार रही है और 30 विधायक उनके तोड़कर भाजपा में शामिल करने की कवायद चल रही है। 17 सीटों के उपचुनाव में अब कितने सीट भाजपा देगी यह वक्त बताएगा, लेकिन 5 सीटों से ज्यादा सहयोगी दलों को नहीं देगी, यह तय माना जा रहा है। ऐसे में यह मानने के लिए मजबूर हो रहा है बयानों के अनुसार एकनाथ शिंदे के कि आने वाले वक्त में एनडीए गठबंधन छोड़ सकते हैं। वक्त बताएगा क्या होगा। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू के लिए अब संकट उत्पन्न होगा, क्योंकि जिस तरह से सीबीएसई और जिस तरह से नीट को लेकर के मामला गंभीर होता जा रहा है और सरकार कटघरे में आ रही है, लेकिन मनमानी खूब जम के सरकार कर रही है, जिसके वजह से चंद्रबाबू नायडू ने मोदी सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि आप युवाओं को नेग्लेक्ट मत कीजिए, उनके आवाज को दबाने की कोशिश मत कीजिए और उनकी बातें सुनिए। ऐसे में मोदी सरकार जब उन्हें नेग्लेक्ट करती है तो चंद्रबाबू नायडू का फैसला क्या होगा यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का समर्थन लगातार बना हुआ है, लेकिन इसी तरह अगर रहा और विरोध बढ़ गया और आंध्रा में वह विरोध पहुंच गया साउथ के अंदर, तो भाजपा उनको बचा नहीं पाएगी, चंद्रबाबू नायडू को। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के अंदर इस बात को लेकर चिंता तो है कि मोदी के यह जो कारनामे हैं इसका परिणाम कहीं ऐसा न हो कि 2029 के चुनाव में चंद्रबाबू नायडू को चुकानी पड़े सत्ता गंवा करके। इसलिए 18 सांसदों के साथ चंद्रबाबू नायडू चिंतित हैं। हालांकि 16 चंद्रबाबू नायडू के हैं और 2 पवन कल्याण के सांसद हैं, लेकिन उसके सर्वा चंद्रबाबू नायडू ही कहे जाते हैं। आने वाले वक्त में एनडीए गठबंधन के एक घटक दल चंद्रबाबू नायडू भी हो सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह बिहार के अंदर नीतीश कुमार बड़ी उलझे हुए हैं,
85 विधायक उनके साथ हैं, 12 सांसद हैं, लेकिन फिर भी किसी काम के नहीं, क्योंकि 85 विधायकों में बगावत है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना नहीं चाहती, और 12 सांसदों में विरोधाभास है जो मोदी का साथ छोड़ना नहीं चाहती। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू आंध्रा में परेशान और नीतीश कुमार बिहार में। नीतीश कुमार की पार्टी कब कितने हिस्सों में टूटेगी इसकी कल्पना भी अभी तो फिलहाल नहीं की जा सकती, लेकिन टूटेगी जरूर यह कहा जा सकता है। सम्राट चौधरी जिसे अपनी विरासत सौंप दी थी नीतीश कुमार ने, सीएम बना दिया। जिसे भाजपा नहीं बनाना चाहती थी उसे नीतीश ने बना दिया, और वही सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के अस्तित्व को खत्म करने में बड़ी तेजी से लगे हुए हैं। बिहार के अंदर भी छात्र हैरान और परेशान हैं और बहुत ही संकटों में है, क्योंकि सरकार उनके साथ अत्याचार कर रही है। कभी पेपर लीक का मामला तो कभी लाठीचार्ज का, सड़क पर आए तो उन्हें एंटी नेशनल भी कहा जाता है। ऐसे में पिछले दिनों जिस तरह से बीपीएससी के छात्र सड़क पर आए थे और जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट को लेकर के जो शिक्षक भर्ती थी, 46,000 शिक्षकों की भर्ती थी और उसका एडवर्टाइज नहीं निकाला जा रहा था, उसको लेकर के चिंतित थे, वह भी अब अधेर में लटकता नजर आ रहा है। बिहार के खजाने खाली हैं। सम्राट चौधरी 12,000 करोड़ रुपया कर्ज लेकर के चल रहे हैं। वेतन और पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन बुलडोजर घरों पर चल रहे हैं। और जिन 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं उनको घुसपैठिया साबित करने में सम्राट चौधरी लगे हुए हैं, क्योंकि खजाना खाली है, देना नहीं है तो बहाने अनेक हैं। ऐसे में बिहार में क्या होगा, नीतीश कुमार की पार्टी बचेगी या जेडीयू खत्म हो जाएगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहेंगे, इस बात की गारंटी है। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार एक अलग और नए प्लान पर काम कर रहे हैं, लेकिन वह दिख नहीं रहा है। दिख तो यह रहा है कि आने वाले वक्त में जेडीयू का नाम लेने वाला शायद कोई न बचे। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि ममता बनर्जी बहुत संकटों में घिर गई है। ममता बनर्जी के पास 80 विधायक और ममता बनर्जी के पास 29 सांसद हैं। 20 सांसद टूट करके भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे, इस तरह की चर्चा चल रही है। कई सारी खबरों में यह बातें सोर्स के हवाले से छपी, लेकिन वही सोर्स सच हो जाते हैं, क्योंकि यह सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से लिखा लिखाया आता है छापने के लिए। यह तो तय है कि ममता बनर्जी अलग थलग पड़ी हुई है। इंडिया गठबंधन को एक न रहने दिया। ममता बनर्जी ने हमेशा फूट डाल के रखा, और वही फूट आज ममता बनर्जी के लिए भारी पड़ गया कि आज ममता के बचाव में कोई भी नहीं है। ममता बनर्जी से मिलने अखिलेश यादव गए थे चुनाव हारने के बाद, लेकिन उसका क्या लाभ जब चुनाव आयोग के कार्यों पर सुप्रीम कोर्ट मुहर लगाता है और सरकार के लिए चुनाव आयोग जीता है। ऐसे में चुनाव जीतना तो विपक्ष के लिए इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन ममता बनर्जी के पार्टी का जनाधार और अस्तित्व बचेगा, इस बात की गारंटी नहीं है। ममता बनर्जी के 80 विधायक और 29 सांसदों में कितने बचेंगे मानसून सत्र पार्लियामेंट का आने के वक्त तक, इस बात की गारंटी नहीं है। ममता बनर्जी अलग थलग पड़ी हुई है। इतनी बड़ी ताकत सांसद और विधायकों का हो करके भी असहाय हो गई है, क्योंकि 15 साल के सत्ता के नशे में जिस तरह से मगरूर थी, कांग्रेस को भी कुछ नहीं समझा, ठेंगा दिखाया करती थी। आज वही कांग्रेस उनको ठेंगा दिखा रही है और ममता बनर्जी से बात तक नहीं करना चाहती, क्योंकि आज जो हालात है वह उसकी जिम्मेदार कहीं न कहीं ममता बनर्जी है। मोदी सरकार के सत्ता को बनाए रखने की सबसे बड़ी गुनाहगार ममता बनर्जी है, जो मोदी सरकार को पर्दे के पीछे से सपोर्ट करती रही और इंडिया गठबंधन में फूट डाली रही। लेकिन ऐसे में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जून के पहले सप्ताह में इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। कांग्रेस कुछ इंटरेस्टेड नहीं है उस बैठक को लेकर के, इस बात की जानकारी ममता बनर्जी ने दी। कांग्रेस इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन कांग्रेस के छतरी के नीचे अगर कोई आना चाहता है कांग्रेस की शर्तों पर, तो कांग्रेस को एतराज नहीं है।
लेकिन अरविंद केजरीवाल आउट हैं इंडिया गठबंधन से, वह साथ नहीं आ सकते, न तो जोड़े जाएंगे कांग्रेस रहे तो। ऐसे में क्या अब कई और गठबंधन बनेंगे, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस के साथ जुड़े बगैर कोई सुरक्षित नहीं है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब इन सभी समस्याओं के बीच जब देश और उलझ गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, ऐतिहासिक कहिए क्योंकि ईमानदारी पर बेईमानी हावी हो गया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस देश को झकझोर कर रख दिया। एसआईआर में करोड़ों लोगों के जो नाम काटे जा रहे हैं उसे वैध करार दिया है, और चुनाव आयोग की जैसे मोदी ने तारीफ की और धन्यवाद दिया, न्यायपालिका भी उसे उसी तरह धन्यवाद ही दे रहा है एक तरह से कि चुनाव आयोग बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऐसे में ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न दे देना चाहिए कि बधाई हो ज्ञानेश कुमार कि जो करोड़ों लोगों के इस देश की नागरिकता को छीन रहा है। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जिनके नाम कटे हैं वह वैध है, चुनाव आयोग को अधिकार है, और चुनाव आयोग को 4 हफ्ते का वक्त दिया कि जिसके भी नाम कटे हैं उन सभी का डाटा ले जाकर के गृह मंत्रालय को दिया जाए, वह तय करेगा कि वह इस देश का नागरिक है या नहीं है। अब देश की जनता करोड़ों और इस सरकार के बीच का मामला होगा। यह सरकार उस पर अपना फैसला सुनाएगी नहीं नागरिकता पर, और यह देश जिस तरह से इनको ले रहा है हक उसका मिलेगा नहीं। इस देश की जनता ने अगर ठान लिया तो इस सरकार का क्या होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन इस मुद्दे पर विपक्ष ने अगर घेर लिया तो इस सरकार को देश की जनता ही उखाड़ कर फेंकेगी। और ऐसे चुनाव आयोग को जब तक ईवीएम मशीन है और ज्ञानेश कुमार जैसा चुनाव आयुक्त है तब तक मोदी चुनाव जीतते रहेंगे, कोई चुनाव जीत नहीं सकता। इस बात की गारंटी अब न्यायपालिका ने भी कर दिया कि अभी तक तो सब ठीक था, अब हम भी सरकार के साथ हैं, इसे प्रमाणित कर दिया, इस पर मुहर लगाकर। करोड़ों लोगों का नाम पहले काट दिया गया, उसके बाद उन्हें वोट डालने से वंचित कर दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह कि वह नागरिक है कि नहीं। इस सरकार के बूते में अगर दम है तो उन लोगों को इस देश से निकाल के दिखाए, और चुनाव आयोग के अंदर अगर बूते में दम है तो वह इस देश के उन लोगों को यह कह के दिखाए कि वह नागरिक नहीं है। लेकिन जानते हैं ना, इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए वह नाम काटे हैं कि विपक्ष चुनाव न जीत पाए, इसके लिए राजनीतिक तौर पर नाम काटे गए हैं, इसलिए यह सरकार इसके आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन उन सभी लोगों को और उनके परिवारों को इस देश के सरकारी सुविधाओं का कोई लाभ नहीं मिलेगा, यह तय है। इस वजह से यह नाम काटे गए हैं। अब देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीवीटीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।